नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं न्यूज अपडेट और मैं हूं आपके साथ विवेक शुक्ला। विस्तार न्यूज पर शाम 6 बजे खबरें न्यूज अपडेट के तौर पर हम आपको बताते हैं ताकि दिन भर में जो कुछ हुआ उसकी पूरी खबर क्या है। शुरुआत करेंगे इस वक्त की जो बड़ी खबर मिल रही है वो है अरविंद केजरीवाल से जुड़ी हुई। केजरीवाल को कल राउज एवेन्यू कोर्ट में जमानत मिल गई थी। उसके बाद लगने लगा था कि केजरीवाल बाहर आ जाएंगे और इसको लेकर आतिशी सिंह ने सत्यमेव जयते का पोस्ट भी शेयर किया था। यानी तमाम आम आदमी पार्टी के नेता कार्यकर्ता खुश थे, लेकिन आज वो खुशी दूर हो गई। वजह है हाईकोर्ट का एक फैसला जिसमें सीएम अरविंद केजरीवाल की जमानत और रिहाई पर रोक लगा दी गई है। हाईकोर्ट ने शुक्रवार शाम ईडी की अर्जी पर फैसला सुरक्षित करते हुए केजरीवाल अभी जेल में ही रहेंगे ये बात कही है और इस तरह ट्रायल कोर्ट की ओर से लगाई गई जमानत को हाईकोर्ट ने 24 घंटे के अंदर ही खारिज कर दिया है। और अब हाईकोर्ट में एक बार फिर बहस का दौर चलेगा और इस पर 2 से 3 दिन में फैसला आ सकता है। यह भी बता दें कि सीएम केजरीवाल को ईडी ने शराब घोटाला मामले में मनी लॉन्ड्रिंग का आरोपी बनाया था। गुरुवार को ट्रायल कोर्ट में वेकेशन जज न्याय बिंदु ने दोनों पक्षों की दलील सुनते हुए सीएम केजरीवाल को जमानत दी थी और यह भी कहा था कि वो 1 लाख के मुचलके पर जमानत पर रिहा हो सकते हैं, लेकिन आज हाईकोर्ट ने इसी फैसले पर रोक लगा दी है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर शुक्रवार को मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने बड़ा ऐलान किया। उन्होंने कहा कि राज्य की उच्च शिक्षा और स्कूली शिक्षा में राम और कृष्ण के पाठ पढ़ाए जाएंगे। इस फैसले का मतलब क्या है ये भी आप अगली रिपोर्ट में देखिए। साथ ही साथ ये भी जानिए कि जब मुख्यमंत्री ने कहा तो दिग्विजय सिंह ने इस पर किस तरह से निशाना भी साधा है। इस रिपोर्ट में आप देखिए। मध्य प्रदेश पढ़ेगा राम कृष्ण का पाठ, छात्र जानेंगे राम कृष्ण के जीवन का सार। छात्रों के लिए हो रहा पाठ्यक्रम तैयार, सीएम मोहन का ऐलान, दिग्विजय सिंह हुए परेशान। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर शुक्रवार को मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने बड़ा ऐलान किया। उन्होंने कहा कि राज्य की उच्च शिक्षा और स्कूली शिक्षा में राम और कृष्ण के पाठ पढ़ाए जाएंगे। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने आगामी योजना का जिक्र करते हुए कहा कि भगवान राम और कृष्ण की उपलब्धियों को उच्च शिक्षा और स्कूली शिक्षा के पाठ्यक्रम में शामिल करने वाले हैं, क्योंकि बच्चों और छात्रों को राम और कृष्ण की राह बतानी जरूरी है। भगवान कृष्ण भगवान राम के जीवन की पाठ्यक्रम संबंधित जो भी उपलब्धियां हैं उसको भी हम पाठ्यक्रम में उच्च शिक्षा स्कूल शिक्षा में लेने वाले हैं। कई सारे निर्णय आज दिन भर अलग अलग सरकार की व्यवस्थाओं पे, चूंकि चुनाव की एक बड़ी इकाई पूरी हुई है तो स्वाभाविक रूप से हम सबका दायित्व बनता है कि इसमें हम और आगे बढ़ें। उधर सीएम के बयान पर कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने कहा कि राम और कृष्ण के पाठ पढ़ाना अच्छी बात है, लेकिन गुरु नानक, मोहम्मद साहब और जीसस के भी जीवन का सार बच्चों को बताना चाहिए। भगवान राम हमारे आदर्श पुरुष थे, कृष्ण भगवान हमारे आदर्श, वो सही प्रकार के एक विचारक थे। अगर उनके सही बात पर उनके कैसे एक अच्छा नागरिक बने उसके बारे में कोई आता है तो हम उसका स्वागत करेंगे, लेकिन साथ में इसके साथ साथ गुरु नानक जी पर क्यों नहीं आना चाहिए, जीसस पे क्यों नहीं आना चाहिए। अब मैं कहूंगा तो आप लोग जज करके वही सिखाएंगे। जितने भी धर्म के गुरु हैं सबके अच्छे आचरणों का उल्लेख अगर किया जाता है बच्चों के लिए तो उसका हम स्वागत करें। चुनाव खत्म होते ही मुख्यमंत्री मोहन यादव एक्शन मोड में हैं। राम पथ गमन और श्री कृष्ण पथ गमन 2 परियोजनाओं को राज्य सरकार ने अपने हाथ में ले लिया है। भगवान राम और कृष्ण मध्य प्रदेश में जिन जिन स्थानों पर गए उन स्थानों को राज्य सरकार ने तीर्थ स्थल के तौर पर विकसित करने का फैसला किया है। श्री राम पथ गमन, श्री कृष्ण पथ गमन दोनों बड़े प्रोजेक्ट हाथ में लिए हैं और इन पथ गमन के आधार पर मध्य प्रदेश में भगवान राम किन किन स्थान पे गए हैं उन प्रत्येक स्थान पर जाकर के उन स्थानों को चिन्हित करके उनको तीर्थ के रूप में विकसित करने का सरकार ने पहली बार में गठन के साथ ही निर्णय किया था। हमारे घोषणा पत्र में भी था। मुझे इस बात की प्रसन्नता कि हम इस पे काम कर रहे हैं। कुल मिलाकर प्रदेश की सियासत में रामकृष्ण के नाम को लेकर चर्चा बढ़ गई है। सरकार चाहती है कि राम और कृष्ण के आदर्श जीवन से आने वाली पीढ़ी को सीखे, तो कांग्रेस इसमें भी धार्मिक राजनीति को लेकर एंगल ढूंढ रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज। जी हां, तो बड़ा फैसला है। मोहन सरकार जिस फैसले पर काम करने जा रही है कि बच्चों को राम और कृष्ण के जीवन के सार के बारे में बताया जाएगा, साथ ही साथ राम और कृष्ण
गमन पथ को लेकर भी धार्मिक उसको स्थल के तौर पर विकसित किया जाएगा। आइए जरा देखते हैं कि कृष्ण गमन पथ मध्य प्रदेश से कैसे जुड़ता है। कृष्ण गमन पथ को आप जानिए। श्री कृष्ण के जन्म स्थान से शिक्षा स्थली तक का यह प्रयास है। मथुरा से रणथंभौर दंडगढ़ कोटा होते हुए पहुंचे थे उज्जैन श्री कृष्ण भगवान, और श्री कृष्ण ने 3 बार उज्जैन की यात्रा की थी और इसी पथ को विकसित किया जा रहा है। धार उज्जैन विशेष रूप से एमपी में श्री कृष्ण से जुड़े हुए स्थान है जिसको विकसित किया जा रहा है, और एमपी सरकार मथुरा से उज्जैन तक के रास्ते को विकास के तौर पर डेवलप करेगी ताकि लोग इससे जुड़ सकें। पथ निर्माण के साथ साथ बुनियादी ढांचे का विकास भी किया जाएगा ताकि वहां पर डेवलपमेंट बढ़ सके। और आइए अब राम वन गमन पथ के बारे में भी जानते हैं, क्योंकि राम वन गमन पथ को आप जानेंगे तो भगवान राम वनवास के समय जिस रास्ते से गुजरे उस रास्ते को डेवलप करना है, धार्मिक स्थल उसको बनाना है। 10 राज्यों से होकर राम का वन गमन पथ गुजरता है। यूपी, एमपी, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, कर्नाटक इसमें शामिल है। एमपी का भी हिस्सा है और वो एमपी का हिस्सा मध्य प्रदेश की सरकार डेवलप करने जा रही है। आंध्र प्रदेश है, तमिलनाडु है, तेलंगाना है, झारखंड है, केरल भी शामिल है। तो खास बात यही है राम वन गमन पथ में, जिसको लेकर सरकार की योजना है कि इसको विकसित किया जाए। राज्य सरकारें 248 स्थानों का विकास कर रही है, उनको चयनित कर लिया गया है। अयोध्या, श्रृंगेरीपुर, प्रयागराज, चित्रकूट ये वो जगह है जहां पर डेवलपमेंट किया जा रहा है। नासिक, साथ ही साथ रामेश्वरम भी प्रमुख जगहों में शामिल हैं। तो ये वो जगह जहां पर राम वन गमन पथ को लोगों से जोड़ा जा रहा है। पथ के आसपास बुनियादी ढांचे का निर्माण होगा ताकि लोग जब वहां पर पहुंचे तो उन्हें दिक्कतें ना हो। निवेश और नौकरियों को बढ़ावा मिलेगा, रोजगार मिलेगा, रोजगार को बढ़ावा मिलेगा, निवेश भी किया जाएगा। और ये अपने आप में बड़ी खबर है जिसको लेकर मध्य प्रदेश की सरकार ने जो मंशा बनाई है वो हम आपके सामने रख रहे हैं। और उधर एक खबर यह भी आई है कि हमेशा संघ को कोसने वाले दिग्विजय सिंह, आपने कई बयान दिग्विजय सिंह के सुने होंगे कि संघ को लेकर वो लगातार टिप्पणी करते रहे। अब खबर यह है कि संघ के मुरीद हुए दिग्विजय सिंह, जानकारी ये मिल रही है कि दिग्विजय सिंह ने कहा कि हमें संघ से सीखना होगा, जरूरी नहीं कि सड़कों पर जाकर लाठियां खाएं, हमें संघ से सीखना होगा, माइंड गेम हमें भी सीखना चाहिए। दिग्विजय सिंह ये बात कर रहे हैं। तो संघ के मुरीद हुए हैं। संघ कभी धरना प्रदर्शन नहीं करता बल्कि अपने विचारों को जन जन तक पहुंचाने का काम करता है, और यही बात है कि दिग्विजय सिंह इस बार संघ को लेकर पॉजिटिव नजर आए। और बोली कि आरएसएस से हमें सीखना भी चाहिए कि कानाफूसी किस तरीके से की जाती है। माइंड गेम जो खेलते हमको भी खेलना चाहिए। सर आपने एक चीज और बोली कि आरएसएस से हमें सीखना भी चाहिए कि कानाफूसी किस तरीके से की जाती है। माइंड गेम जो खेलते हमको भी खेलना चाहिए। सर आपने एक चीज और बोली कि आरएसएस से हमें सीखना भी चाहिए कि बढ़ेंगे आगे। मध्य प्रदेश में अब ओबीसी भी आदिवासियों के बराबर स्कॉलरशिप देने की तैयारी कर रहा है, और खास बात यह है कि दिल्ली में पढ़ने वाले ओबीसी छात्रों को हर महीने 10,000 रुपए सरकार दे सकती है। बड़ा ऐलान होने जा रहा है। एमपी की मोहन सरकार ओबीसी वर्ग की स्कॉलरशिप को बढ़ाने की तैयारी में है। हर महीने 10,000 रुपए सरकार दे सकती है, ये खबर आ रही है। दिल्ली में पढ़ने वाले छात्रों को स्कॉलरशिप मिलेगी और स्कॉलरशिप बढ़ाने की तैयारी है, जिसकी जो तुलना होगी वो आपको बता दें कि आदिवासियों के बराबर की जा रही है। यानी कि ओबीसी और आदिवासी दोनों वर्ग के छात्रों को एक समान स्कॉलरशिप दी जाएगी। जनजातीय वर्ग के विद्यार्थियों की तरह ओबीसी के छात्रों को 1550 रुपए प्रति माह की बजाय 10,000 रुपए प्रति माह यानी कि हर महीने दिए जाएंगे। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने घोषणा की थी। विभाग के स्तर पर प्रस्ताव बनाकर भेजा गया है। आने वाले बजट सत्र में इसको लेकर घोषणा हो सकती है। खास बात यह है कि चुनाव खत्म होने के बाद अब एक्शन मोड में नजर आ रही है मध्य प्रदेश की मोहन सरकार। उधर सीएम मोहन यादव के मंत्री हैं अब बहुत जल्द एक नई चमचमाती गाड़ियों में सफर करते हुए नजर आएंगे। मंत्रियों के लिए नई गाड़ियों के ऑर्डर दिए जा चुके हैं। जून के आखिर तक गाड़ियों की डिलीवरी होने की उम्मीद है। 25 नई इनोवा क्रिस्टा खरीदने से 5 करोड़ रुपए खर्च होंगे। लेकिन जब ये गाड़ियां आ रही हैं, मंत्री भी खुश हैं और महकमा भी खुश है। देखिए, मोहन यादव सरकार के मंत्रियों के लिए 25 नई चमचमाती गाड़ियां इसी माह के अंत तक भोपाल आ जाएंगी। मंत्रियों के लिए नई गाड़ियों की खरीदी जैम पोर्टल के माध्यम से की जा रही है, जिसकी डिलीवरी के लिए अगस्त की डेट मिली है। पर मंत्री इसी माह गाड़ियों की डिमांड कर रहे हैं, जिसके चलते सरकार ने जून तक कंपनी को नई गाड़ियां उपलब्ध कराने को कहा है। इसके पहले 5 मंत्रियों को नई गाड़ियां पहले ही मिल चुकी हैं। राज्य सरकार मंत्रियों को इनोवा क्रिस्टा गाड़ी उपलब्ध कराती है।
जो लंबी दूरी के सफर के लिए आरामदायक मानी जाती है। जून के आखिर तक गाड़ियों की डिलीवरी। इस लग्जरियस गाड़ी की खरीदी के लिए लोकसभा चुनाव के पहले कवायद शुरू हो गई थी, जिसके परीक्षण के बाद गृह विभाग और विधि विभाग ने अनुमति दे दी थी। इसके बाद चुनाव आचार संहिता खत्म होने का इंतजार किया जा रहा था, ताकि 25 नई इनोवा क्रिस्टा खरीदी के लिए ऑर्डर दिए जा सके। आचार संहिता खत्म होने के बाद सरकार इसके लिए 6 जून को आदेश जारी कर चुकी है। इसलिए अब जल्द ही मंत्रियों के काफले में नई गाड़ियां शामिल हो जाएंगी। नई गाड़ियों पर खर्च होंगे 5 करोड़ रुपए। मोहन सरकार के मंत्रियों के लिए जो गाड़ियां खरीदी जा रही हैं, उनकी कीमत 5 करोड़ रुपया है। एक गाड़ी की औसत कीमत 20 लाख रुपए के करीब बताई जा रही है, जो 25 मंत्रियों के लिए 5 करोड़ के आंकड़े तक पहुंच जाएगी। गाड़ी खरीदी के लिए जैम पोर्टल के माध्यम से ऑर्डर किए जाने के बाद कंपनी इसकी डिलीवरी के लिए अगस्त का समय दिया था, पर ऑर्डर होने के बाद मंत्री अब जल्द से जल्द नई गाड़ियों की सवारी कर पाएंगे, इसलिए जून में ही डिलीवरी की डिमांड भेजी गई है। मोहन सरकार के 5 मंत्रियों को पहले ही नई गाड़ी दी जा चुकी है। लोकसभा चुनाव आचार संहिता के दौरान आपात जनसेवा की परिस्थितियों को छोड़कर चुनाव आयोग ने बाकी परिस्थितियों में मंत्रियों के सरकारी वाहन के उपयोग पर रोक लगा दी थी। अब आचार संहिता खत्म होने के बाद 6 जून को इसके लिए ऑर्डर जारी किए गए हैं, जिसके बाद मंत्री सरकारी वाहन से सफर कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज। बढ़ेंगे आगे और बात करेंगे छत्तीसगढ़ की, क्योंकि छत्तीसगढ़ में एक विधानसभा सीट ऐसी है जो अभी अभी खाली हुई है। जी हां, दक्षिण रायपुर से जो सीट है, रायपुर में दक्षिण विधानसभा सीट, ये खाली हो चुकी है क्योंकि बृजमोहन अग्रवाल इस्तीफा दे चुके हैं। अब इस पर सियासत हो रही है। उपचुनाव होंगे, लेकिन उपचुनाव से पहले चुनौती दी जा रही है और ये दावा ठोका जा रहा है कि कांग्रेस के कितना भी बड़ा नेता आ जाए, उसको तो बीजेपी का एक छोटा सा कार्यकर्ता हरा देगा। ये दावा है बीजेपी का। पूरी खबर इस रिपोर्ट में देखिए। रायपुर दक्षिण विधानसभा सीट पर सियासत। उपचुनाव को लेकर चुनौती का दौर। बृजमोहन अग्रवाल के इस्तीफे से खाली हुई सीट। 34 साल से विधायक थे बृजमोहन अग्रवाल। प्रदेश के सबसे बड़े मार्जिन के साथ चुनाव जीतकर बृजमोहन अग्रवाल ने रायपुर दक्षिण सीट से इस्तीफा दे दिया है। बृजमोहन अग्रवाल ने 2 दिन पहले हुई मंत्रिमंडल की बैठक में मंत्री पद से भी इस्तीफा दे दिया था, जो अब स्वीकार कर लिया गया है। उप मुख्यमंत्री जी का कहना है कि बृजमोहन अग्रवाल जी का इस्तीफा को स्वीकृत नहीं किया गया, क्या कहेंगे आप? स्वीकृत हो गया है, वो तो मुख्यमंत्री का अधिकार की बात रहती है ना। विधायक पद से इस्तीफा देने के बाद रायपुर दक्षिण विधानसभा सीट खाली हो गई है। हालांकि इस सीट के खाली होने को लेकर राजपत्र में प्रकाशन भी हो गया है। सीट खाली होने के बाद कई दावेदार भी सक्रिय हो चुके हैं। रायपुर पश्चिम से विधायक और पूर्व मंत्री राजेश मूणत ने इस सीट को लेकर कांग्रेस को चुनौती दी है। राजेश मूणत ने कहा कि कांग्रेस का सबसे बड़ा नेता रायपुर दक्षिण से चुनाव लड़ ले, भाजपा का छोटा कार्यकर्ता भी बड़े नेता को हरा देगा। जिसकी इच्छा हो, कांग्रेस पार्टी का बड़ा से बड़ा नेता है, एक भाजपा का साधारण कार्यकर्ता भी उसको चुनाव हरा के दिखाएगा। जो सबसे बड़ा नेता कांग्रेस का, उसको लड़ा ले। और जो सबसे बड़ा नेता है कांग्रेस पार्टी का, आ जाए दक्षिण के अंदर, भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता उसको पटक नहीं देगा। बीजेपी की चुनौती को कांग्रेस भी स्वीकार करती हुई नजर आ रही है। कांग्रेस के पूर्व विधायक विकास उपाध्याय का कहना है कि बीजेपी खुद को लाइमलाइट में रखना चाहती है, केवल खबरों में रहना है और लोगों को मिसगाइड करना है। क्योंकि खबरों में रहना है, लोगों को मिसगाइड करना है, जनता के बीच में मिसगाइड करके अपनी उपस्थिति को दर्ज करना है, ये भारतीय जनता पार्टी की छोटी सोच है। रायपुर दक्षिण की सीट को बीजेपी का गढ़ माना जाता है। इस सीट में बीजेपी के अजय योद्धा बृजमोहन अग्रवाल 34 साल से विधायक हैं। बृजमोहन अग्रवाल के इस्तीफे के बाद जहां कांग्रेस की उम्मीदें जगती हुई नजर आ रही हैं, तो उधर बीजेपी के लिए नए चेहरे को इस सीट पर फिट करना चुनौती भी बन सकती है। अब देखना यह होगा कि दक्षिण की सीट पर बृजमोहन का जादू बरकरार रखने में बीजेपी कितना कामयाब हो पाती है। विस्तार न्यूज के लिए रोहित मिश्रा की रिपोर्ट। तो चुनाव तो कुछ समय बाद होंगे, लेकिन सियासत अभी से हो रही है, चुनौती अभी से दी जा रही है। तो आप अंदाजा लगाइए कि जब चुनाव की बेला आएगी तो फिर कितना हंगामा होगा।
यानी कि सियासत होगी। बढ़ेंगे आगे, बात करेंगे बीजेपी नेता राधिका खेड़ा की, जिन्होंने रायपुर में सीएम विष्णुदेव साय से मुलाकात की। राधिका खेड़ा ने इस मुलाकात की तस्वीर को एक्स पर भी पोस्ट किया। साथ ही उन्होंने राज्य की पूर्व बघेल सरकार पर भी तंज कसा। राधिका खेड़ा ने पोस्ट में लिखा कि रात के 11:30 बजे भी मुख्यमंत्री कार्यालय लोगों से भरा हुआ था, जिसमें सिर्फ पार्टी कार्यकर्ता ही नहीं बल्कि आम नागरिक भी शामिल थे। पिछली सरकार में उन्होंने देखा है कि कार्यकर्ताओं नेताओं के क्या हाल थे। जनता दरबार भी बंद कर दिया गया था। शाम के 8 से 9 बजे के बाद सन्नाटा छाया रहता था, लेकिन सीएम विष्णुदेव साय रात को 1-1 बजे तक लोगों की समस्याओं से रूबरू हो रहे हैं और ये तारीफ के काबिल है। और नीट को लेकर बवाल पूरे देश भर में जारी है और आज पूरे प्रदेश में देश के साथ नीट परीक्षा घोटाले को लेकर कांग्रेस ने प्रदर्शन किया। इसी कड़ी में ग्वालियर में आज फूलबाग चौराहे पर कांग्रेस ने प्रदर्शन किया। इस दौरान कांग्रेस के विधायक, जिलाध्यक्ष और तमाम कांग्रेस के नेता कार्यकर्ता शामिल हुए। कांग्रेस के विधायक सतीश सिकरवार ने कहा कि कांग्रेस पार्टी समय समय पर भारतीय जनता पार्टी को चेताती रही है, लेकिन इसके बावजूद चाहे केंद्र की सरकार हो या फिर मध्य प्रदेश की सरकार, लगातार घोटाले हो रहे हैं। तो नीट मामले को लेकर आज देश भर में प्रदर्शन देखने को मिला। पूरे देश में आज कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर धरना दिए जा रहे हैं और ये नीट परीक्षा में जो घोटाला हुआ है, लगातार घोटाला से जिस प्रकार हमारी देश की छवि खराब हो रही है और नौजवानों के साथ अन्याय हो रहा है। 24 लाख नौजवानों ने तैयारी की, उनके माँ बाप ने जो सपने देखे, उनके सपने चकनाचूरी मोदी सरकार ने किए और मोदी सरकार, भ्रष्ट निकम्मी सरकार के खिलाफ यहाँ धरना प्रदर्शन दिया गया। तो मध्य प्रदेश में ग्वालियर में प्रदर्शन हुआ, उधर राजधानी रायपुर में भी कांग्रेस ने नीट के एग्जाम को लेकर हुई गड़बड़ी को लेकर जमकर धरना प्रदर्शन किया। धरना प्रदर्शन के दौरान कांग्रेसियों ने सरकार को घेरा। धरना प्रदर्शन में कांग्रेस के कई दिग्गज नेता भी शामिल हुए। इस दौरान पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने नीट एग्जाम को यूजीसी नेट एग्जाम की तरह ही रद्द किए जाने की मांग की। पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि बीजेपी सरकार पेपर लीक सरकार है, लाखों छात्रों का जीवन अंधकार में है। पिछले 10 साल में 70 पेपर लीक हुए हैं। पूर्व राज्यसभा सांसद छाया वर्मा ने भी बीजेपी सरकार को जमकर घेरा। कांग्रेस के इस प्रदर्शन में भूपेश बघेल के अलावा पूर्व गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू, पूर्व राज्यसभा सांसद छाया वर्मा समेत तमाम कांग्रेस के नेता शामिल हुए। जो अयोग्य हैं वो पैसे के दम पर ये सेलेक्ट हुए हैं। ये पेपर लीक ही नहीं है, ये महा घोटाला है। बिहार में जो पकड़ा गया है, सबसे पहले तो वहाँ शुरुआत हुई, कोटा के छात्रों को बुलाकर वहाँ एग्जाम रटाया गया पेपर देके और वहाँ से ये शुरुआत हुई। और जिन्होंने ये पेपर कंडक्ट किया उसका मालिक आज विदेश भाग गया है। मई महीने में FIR दर्ज हो गया। उसके बाद भी केंद्रीय शिक्षा मंत्री ये कहते हैं कि कोई लीक नहीं हुआ, लेकिन आज उसको स्वीकार करना पड़ा है कि पेपर लीक हुआ है और इसमें गड़बड़ियां हुई है। जब गड़बड़ियां हो गई है तो जिस प्रकार से यूजीसी नेट के परीक्षा रद्द किए हैं, उसी प्रकार के नीट के भी एग्जाम रद्द किए जाएं। बहुत बड़ा प्रदर्शन जो है वो शुरू हो गया है और तस्वीरें दिखा देता हूं मैं कि किस तरीके से राजीव चौक पर जो है कांग्रेस के जो तमाम दिग्गज नेता हैं वो पहुंच चुके हैं। आपको तस्वीरें में पूर्व मुख्यमंत्री जो है भूपेश बघेल देख पा रहे होंगे। इसके अलावा पूर्व राज्यसभा सांसद छाया वर्मा भी यहाँ बैठी हुई हैं। तो तमाम जो बड़े दिग्गज नेता हैं कांग्रेस के, वो यहाँ धरना प्रदर्शन में आ चुके हैं। मुख्य तौर पर नीट में जो जिस तरीके की गड़बड़ी हुई है छात्रों के साथ, जिस तरीके का जो नेट में मामला हुआ है, नेट एग्जाम में, उसको लेकर के देखिए ये प्रदर्शन है। तो तमाम दिग्गज नेता जो हैं पहली पंक्ति में बैठे हुए हैं और आज एक बहुत बड़ा प्रदर्शन और एक मैसेज देने की कोशिश है जनता को कि किस तरीके से जो है जो घोटाला का आरोप लगा रहे हैं छात्र की, बहुत बड़ा इसमें जो है फर्जीवाड़ा हुआ है, नीट की लेकर के गड़बड़ी हुई है। तो अब एग्ज़ाम को लेकर के कांग्रेस जो है छात्रों की आवाज़ बुलंद करने की कोशिश कर रही है। उनका कहना है कि हम छात्रों के साथ खड़े हैं और यही वजह है। ऊपर से दिखाइए किशोर कि किस तरीके से यहाँ कांग्रेस के तमाम जो सिर्फ नेता ही नहीं बल्कि जो कार्यकर्ता हैं वो भी पीछे बैठे हुए हैं और ये एक बड़ी संख्या में लगभग यहाँ जो है यहाँ पर लोग आए हुए हैं कांग्रेस के। राज्यसभा सांसद छाया वर्मा जी हैं, बात कर लेते हैं। नीट में नेट में गड़बड़ी हुई,
छात्रों ने आरोप लगाया और आज आप लोग यहाँ प्रदर्शन कर रहे हैं। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि भारत देश में ऐसा हो रहा है कि पढ़ने वाले बच्चे का भविष्य भी सुरक्षित नहीं है। और ये नई बात नहीं है, पिछले समय जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार छत्तीसगढ़ में थी तब भी हमें ये देखने को मिला। यहाँ तक कि एक मंत्री तो अपनी पत्नी के बदले अपनी साली को भी परीक्षा में बिठा दिया था। इस तरह से गड़बड़ी और इस तरह से धांधली भारतीय जनता पार्टी के लोग हमेशा करते आ रहे हैं। इनका कांग्रेस पार्टी पुरजोर विरोध। तो हर जगह प्रदर्शन देखने को मिला है। रायपुर से तस्वीर हम आपको दिखा रहे थे। उधर मध्य प्रदेश में नर्सिंग घोटाला नीट परीक्षा के मामले को लेकर कांग्रेस ने विरोध प्रदर्शन जबलपुर में भी किया, जहां पर वहां मौजूद लोगों को हटाने के लिए वाटर कैनन का भी इस्तेमाल करना पड़ा। तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं जबलपुर की, जहां पर युवा कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जंगी प्रदर्शन किया। जबलपुर के घंटाघर चौराहे पर सैकड़ों की तादाद में कांग्रेस के कार्यकर्ता पहुंचे और नर्सिंग घोटाले और नीट परीक्षा को लेकर विरोध प्रदर्शन किया गया। इस दौरान कार्यकर्ताओं को रोकने के लिए बड़ी संख्या में पुलिस बल मौजूद रहा। युवा कांग्रेस के प्रदर्शन में युवा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष नितेंद्र यादव समेत बड़ी संख्या में कार्यकर्ता भी शामिल हुए। मध्य प्रदेश में हुए नर्सिंग घोटाले और नीट परीक्षा में हुए फर्जीवाड़े को लेकर आज मध्य प्रदेश में युवा कांग्रेस ने मोर्चा खोल दिया और इस वक्त जबलपुर के घंटाघर चौराहे पर यहाँ पर आप देख सकते हैं कि युवा कांग्रेस के सैकड़ों की तादाद में आए कांग्रेस के कार्यकर्ता यहाँ पर जंगी प्रदर्शन कर रहे हैं। ये घंटाघर चौराहा और यहाँ से जस्ट तकरीबन 100-150 मीटर की दूरी पर कलेक्ट्रेट कार्यालय है, जहां पर कलेक्टर को ज्ञापन देने की तैयारी में युवा कांग्रेस थे, लेकिन यहां पर पुलिस द्वारा बैरिकेडिंग लगाकर उन्हें रोक लिया गया है। और यहां पर आप देख सकते हैं कि अभी वाटर कैनन का इस्तेमाल भी किया जा रहा है तमाम कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को रोकने के लिए। युवा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष नितेंद्र यादव भी इसमें शामिल है और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि तमाम बैरिकेड्स लगाकर पुलिस यहाँ पर रोकने की कोशिश कर रही है। लेकिन युवा कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं वो इस बात की लेकर अड़े हुए हैं कि उन्हें ज्ञापन देना है और ज्ञापन देकर ही वो मानेंगे, लेकिन फिर भी यहाँ पर पुलिस द्वारा जो उन्हें रोका जा रहा है, उन्हें आगे नहीं बढ़ने दिया जा रहा है, क्योंकि कलेक्ट्रेट में धारा 144 लगी होती है और यही वजह थी कि बड़ा प्रदर्शन वहाँ नहीं हो सकता। लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं कि विवाद की स्थिति बनी हुई है, तमाम जो कार्यकर्ता हैं वो अड़े हुए हैं और पुलिस जो है आगे नहीं ले जा रही है। गिरफ्तारी की स्थिति यहाँ पर आप देख सकते हैं कि तमाम जो कांग्रेस की युवा कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं वो यहाँ पर गिरफ्तार हो रहे हैं और पुलिस जो है उन्हें गिरफ्तार कर रही है, क्योंकि ये बड़ा एक प्रदर्शन है, बड़ा प्रदर्शन है। और जिस तरीके से आज पूरे देश में जो है वो युवा कांग्रेस और कांग्रेस के कार्यकर्ता प्रदर्शन कर रहे हैं बड़ी तादाद में। महात्मा गांधी की तस्वीर लेकर यहाँ पर प्रदर्शन किया जा रहा है, धरना दिया जा रहा है और ये मैसेज दिया जा रहा है कि किस तरीके से वो यहाँ पर प्रदर्शन किए जा रहे हैं। क्या कहेंगे, मैं एक बात करूँ, क्या कहेंगे? आज हम नीट को लेकर आवाज उठा रहे हैं उन विद्यार्थियों के लिए जिनके साथ दगा किया है सरकार ने, उनके साथ चीटिंग की है, नर्सिंग घोटाला, विद्यार्थियों का भविष्य खा गए, कॉलेजों को 66 फेक मान्यता। हम मांग कर रहे हैं कार्रवाई की। शिक्षा मंत्री जो रहे थे, उसके बाद जो अधिकारी लिप्त थे, कब युवाओं को इंसाफ मिलेगा? अगर आज युवाओं को इंसाफ नहीं मिला तो ये कभी नहीं देने वाले। बढ़ेंगे आगे। ग्वालियर से बड़ी खबर है, जहां पर बस और एक ट्रक की आमने सामने से टक्कर हो गई। ग्वालियर के डबरा झांसी हाईवे NH44 पर भीषण सड़क हादसा हुआ। तस्वीर आप देख सकते हैं, बस के परखच्चे उड़ गए, ट्रक का अगला हिस्सा पूरी तरह से खत्म हो गया। जो वहां पर लोग थे उनको शीशा तोड़कर निकाला गया है। तस्वीरें आपके सामने हम दिखा रहे हैं। बस और ट्रक में जबरदस्त टक्कर ये ग्वालियर में हुई है, डबरा और झांसी रोड पर NH44 पर। यहां बस और कंटेनर के आमने सामने से टक्कर होने के बाद आप देखिए कि क्या वहां स्थिति बनी। कई सवारी घायल भी हुए हैं और उन्हें अस्पताल पहुंचा दिया गया है। दोनों वाहन का आगे का हिस्सा पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हुआ है और जो लोग घायल हुए उन्हें तुरंत अस्पताल भिजवाया गया है। फिलहाल अब इस पूरे मामले को लेकर जांच पड़ताल की जा रही है, लेकिन हाईवे पर हुए इस हादसे के बाद घंटों जाम भी लगा रहा। और सीधे रुख करेंगे, अनिल गौर हमारे साथ जुड़ गए हैं जरा जानकारी के लिए। अनिल, जरा बताइए ये हादसा किस वजह से हुआ है और घायलों की स्थिति क्या है? कितने लोग घायल हुए हैं? बिल्कुल, देखिए विवेक, ये ग्वालियर डबरा झांसी नेशनल हाईवे पर यह सड़क हादसा देखने को मिला है और यह सड़क हादसा इतना भीषण था
कि बस और कंटेनर में आमने सामने में भिड़ंत हुई, जिसमें दर्जनों भर यात्री घायल हो गए। और सबसे खास बात यह रही कि इस भीषण हादसे में जो यात्री थे, जो बस और कंटेनर के जो ड्राइवर थे, उनको शीशा तोड़कर बाहर निकाला और उसके बाद अस्पताल में भर्ती कराया गया है। और आमने सामने की दोनों टक्कर रही बताया जा रहा है। जो कंटेनर आ रहा था अनियंत्रित होकर सीधे बस की ओर पहुंचा और यही कारण है कि बस का जो ड्राइवर था वो अनकंट्रोल हो गया और आमने सामने दोनों में भिड़ंत हुई। इसमें दर्जनों भर जो यात्री हैं वो गंभीर रूप से घायल हो गए। उन्हें ग्वालियर लाया गया, जय रोग अस्पताल में भर्ती कराया गया है उनको सभी को। और इस पूरे मामले में जब वहां पर पुलिस पहुंची और जांच पड़ताल में जुटी है अभी। ठीक है अनिल, शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए। तो ये हादसा हुआ है और तकरीबन 12 लोग घायल हुए हैं। अब आइए एक और तस्वीर आपको दिखाते हैं दुर्घटना की, और उसमें आप देखेंगे कि किस तरह से दर्दनाक हादसे हो जाते हैं आंखों के सामने। ये तस्वीर आप देखिए, ये जो आपको घेरे में नजर आ रहा लड़का है, ये ट्रेन की चपेट में आ गया। ये आपको हृदय विदारक तस्वीरें हैं, आपको विचलित कर सकती हैं। इंदौर रेलवे स्टेशन पर हुए हादसे का ये सीसीटीवी फुटेज सामने आया। 18 जून की रात चलती ट्रेन में चढ़ने के दौरान यह हादसा हुआ। हावड़ा एक्सप्रेस ट्रेन में चढ़ते समय पीएससी का छात्र ट्रेन के नीचे आ गया और हादसे के बाद इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। मृतक लोकेंद्र कुमार पन्ना जिले का रहने वाला था, जिसकी मौत चलती हुई ट्रेन में चढ़ने की वजह से हुई। अब आप ये देखिए कि ये जो हादसा हुआ है, इसमें 2 लड़के इस ट्रेन की चपेट में आए। एक की तो जान चली गई और एक की जान बच गई, लेकिन वो भी ट्रेन की चपेट में आते आते बच गया क्योंकि वो भी गिर गया था। 18 जून को यह हादसा हुआ था रेलवे स्टेशन पर। जब ट्रेन आई तो उस ट्रेन में चढ़ने के लिए जद्दोजहद शुरू हुई। फिर हम आपको दिखा रहे हैं, इंदौर की है ये सीसीटीवी फुटेज। जैसी ट्रेन आती है वहां पर छात्र उस ट्रेन में बैठने के लिए सवार होने की कोशिश करते हैं और इसी चलती हुई ट्रेन में आप देखेंगे ये लड़का जो दर्दनाक घायल हो जाता है, चपेट में आता है, उसके बाद उसकी मौत हो जाती है। ये देखिए ट्रेन के नीचे ये पहला युवक फंसा, ट्रेन के नीचे पहला युवक फंसा और इसकी तो मौत हो गई। ये अपने परिवार में इकलौता था, इलाज के दौरान इसकी जान चली गई। पन्ना का रहने वाला था, लोकेंद्र कुमार इसका नाम है। और सबसे बड़ी बात यह है कि अब इस पूरे मामले को लेकर शिकायत भी की गई और देखिए ये जो पहला युवक है यही इसके चपेट में आया और इसकी जान चली गई। और सीधे रुख करते हैं, पुनीत विजयवर्गीय हमारे साथ जुड़ गए हैं जरा जानकारी के साथ। पुनीत, ये दर्दनाक हादसा हुआ, सीसीटीवी फुटेज सामने आया, देखकर मैं खुद विचलित हो गया। कैसे लड़का लगातार चपेट में आता चला गया, बाद में उसकी मौत भी हो गई है, क्या खबर पूरी? बिल्कुल, देखिए विवेक, ये शुरू से रेलवे चेतावनी देता आया है कि चलती ट्रेन में न चढ़े, लेकिन यहाँ पर इस चेतावनी को दरकिनार कर लोकेंद्र कुमार और एक और युवक चलती ट्रेन में चढ़ने का प्रयास कर रहे थे और यह हादसा सामने आ गया। अब जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो यह है विवेक कि इंदौर रेलवे स्टेशन पर पिछले 10 साल में 90 हादसे हुए हैं और इनमें अधिकतर में लोगों की जान गई है। रेल की चपेट में आने के बाद शायद ही जो कोई खुशकिस्मत होता है वही बचता है, वरना लोगों की जान जाती है। ये इतनी भीड़ स्टेशन पे इकट्ठी, ट्रेन जैसी आई, चढ़ने की सब कोशिश करने लगते हैं और एक तरफ उसमें युवा नजर आ रहे हैं, ये किसकी भीड़ थी ये बताइए? ये यात्रियों की भीड़ है। देखिए, हावड़ा एक्सप्रेस इंदौर से कलकत्ता हावड़ा तक जाती है। ये काफ़ी बड़ी ट्रेन है। बिहार और यूपी में जाने वाले तमाम पैसेंजर इस ट्रेन से जाते हैं। पन्ना के रूट होते हुए ये ट्रेन जाती है। तो लोकेंद्र कुमार भी पन्ना जाने वाला था। 23 जून को उसका पीएससी का एग्जाम था। उस एग्जाम में उसने सेंटर अपना गृह क्षेत्र लिया था, तो उसी में ये जल्दबाजी में चढ़ने में हादसा हुआ है। लेकिन विवेक, मैं बता रहा था कि हादसे की सबसे बड़ी वजह रेलवे की लापरवाही है, क्योंकि रेलवे के प्लेटफॉर्म और ट्रेन के बीच में 1 फुट की जगह रहती है और इसी वजह से आए दिन हादसे होते हैं। यह हादसा भी इसी वजह से हुआ क्योंकि काफी ज्यादा गैप था। बिल्कुल, और उसके चलते ये दर्दनाक हादसा हो गया। शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए पुनीत। और एक युवक की मौत हो गई और दूसरा बाल बाल बचा है। अब आप देख रहे होंगे इन दिनों की लगातार खाने में कुछ ना कुछ ऐसा मिल रहा है जिसको लेकर सवाल उठ रहे हैं। हाल ही में वंदे भारत ट्रेन में दाल में कॉकरोच मिला है, लेकिन इससे पहले भी न जाने क्या कुछ मिल चुका है। शिकायत कैसे की गई, कैसे ये मामला सामने आया है, देखिए इस रिपोर्ट को। मुंबई में आइसक्रीम में उंगली, चॉकलेट सिरप में चूहा, अहमदाबाद में सांभर में चूहा, भोपाल में थाली में कॉकरोच, जामनगर में चिप्स में मेंढक और अब वंदे भारत ट्रेन में दाल में कॉकरोच।
देश में इन दिनों खाने में मिलने वाले कॉकरोच, चूहा, मेंढक की घटनाओं की बाढ़ आ गई है। अब वंदे भारत ट्रेन में एक पैसेंजर के खाने में मरा हुआ कॉकरोच मिलने के बाद हड़कंप मच गया, जिसके बाद मामला IRCTC तक पहुंचा और उन्होंने यात्री से माफी मांगते हुए खाना परोसने वाले फर्म पर जुर्माना लगाया है। ये ट्रेन रानी कमलापति स्टेशन से रवाना हुई थी। फिलहाल ऑनलाइन टिकट, खानपान और पर्यटन का काम करने वाली कंपनी IRCTC ने इस मामले को संज्ञान में ले लिया है। एक एक्स यूजर ने वंदे भारत एक्सप्रेस में यात्रियों को परोसे गए भोजन के अंदर एक मरे हुए कॉकरोच पाए जाने की तस्वीर साझा की। उन्होंने बताया कि ये घटना उनके चाचा और चाची के साथ हुई, जो 18 जून को भोपाल से आगरा गए हुए थे। लेकिन अब सवाल ये उठ रहा है कि आखिर इस तरह के मामले अचानक कैसे बढ़ गए हैं? क्या इतनी लापरवाही बरती जा रही है कि लोगों को खाने के लिए कुछ भी दे दिया जा रहा और ये देखा नहीं जा रहा कि उस खाने में कॉकरोच है, चूहा है, मेंढक है या फिर एक इंसान की उंगली है? ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज। तो अगले बार जब भी आप ऑर्डर करें या बाहर का खाना खाएं, अच्छे से चेक कर लीजिए, क्योंकि इन दिनों लगातार इस तरह के मामले बढ़ रहे हैं। विश्व अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस है। अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस के मौके पर आज पूरी दुनिया एक साथ योग करते हुए नजर आई। खास योगा रखा PM मोदी का, जो कि कश्मीर घाटी पहुंचे। श्रीनगर में उन्होंने योग किया है। तस्वीर भी आइए देखिए। तो 10वां योग दिवस आज पूरी दुनिया में मना है और नरेंद्र मोदी ने श्रीनगर में आज योग किया, मनाया गया है 10वां योग दिवस। इस दौरान PM ने कहा कि सऊदी अरब ने इसे एजुकेशन सिस्टम में भी शामिल किया है। जर्मनी में 1.5 करोड़ लोग योग की प्रैक्टिस कर चुके हैं। इतना बड़ा ये योग हो गया है। रिपोर्ट देखिए। आज देश और पूरी दुनिया 10वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मना रही है, लेकिन आज जो जम्मू कश्मीर में हुआ वो जम्मू कश्मीर के साथ ही देश के लिए भी ऐतिहासिक है। ऐतिहासिक इसीलिए भी क्योंकि जहां कुछ साल पहले तक पर्यटक जाना भी नहीं चाहते थे, सड़क पर पत्थरबाजी और गोलीबारी आम बात होती थी, वहां आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी योग दिवस में शामिल हुए, बल्कि लोगों के साथ योग भी किया। और श्रीनगर में योग दिवस का कार्यक्रम पूरे देश के लिए नहीं बल्कि पड़ोसी देशों और दुनिया के लिए भी बड़ा संदेश था। ये नया जम्मू कश्मीर है जो पूरी रफ्तार से शांति के साथ तरक्की की ओर दौड़ता जा रहा है। इस मौके पर PM मोदी ने दुनिया को संदेश दिया कि योग दुनिया को जोड़ने का एक मंत्र है। आज पूरी दुनिया में योग करने वालों की संख्या निरंतर बढ़ रही है। योग के प्रति आकर्षण भी बढ़ रहा है। योग की उपयोगिता के संबंध में भी जन सामान्य कन्विंस हो रहा है। मैं विश्व में हर जगह जितने भी ग्लोबल लीडर से मिलता हूं, जहां भी जाता हूं, शायद ही कोई एक आध मिल जाएगा जो मेरे से योग की बात न की हो। दुनिया के सभी वरिष्ठ नेता जब भी मौका मिलता है मेरे से योग की चर्चा जरूर करते हैं। PM के साथ डल झील के किनारे हजारों कश्मीरियों ने योग किया। PM के साथ योग करने वालों में ज्यादातर युवा और महिलाएं थीं। इस दौरान PM मोदी ने कहा कि योग दिवस का ये कार्यक्रम टूरिज्म को बढ़ावा देगा, साथ ही इकोनॉमी को भी बूस्ट करेगा। PM मोदी ने वहां मौजूद लोगों के बीच जाकर उनसे बातचीत भी की, उनका अभिवादन स्वीकार किया, साथ ही सेल्फी लेते हुए भी नजर आए और यही बदलते कश्मीर की तस्वीर है। दूसरी तरफ PM मोदी ने योग डे का प्रोटोकॉल भी पूरा किया। इस दौरान PM मोदी ने बटरफ्लाई आसन, मंडूकासन, शशांकासन, भुजंगासन किया। पहले कार्यक्रम डल झील के पास होना था, इसमें तकरीबन 7000 लोग शामिल होने थे, लेकिन बारिश की वजह से कार्यक्रम को एक हॉल में किया गया, जहां पर PM मोदी ने करीब 50 लोगों के साथ योग अभ्यास किया। और इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने योग की विशेषताएं भी लोगों को बताई। उन्होंने कहा कि आज दुनिया में योग करने वालों की संख्या निरंतर बढ़ती ही जा रही है। योग केवल विद्या नहीं बल्कि एक विज्ञान भी है। साथियों, योग केवल एक विद्या नहीं है बल्कि एक विज्ञान भी है। आज सूचना क्रांति के इस दौर में हर ओर सूचना संसाधनों की बाढ़ है। ऐसे में मानव मस्तिष्क के लिए एक विषय पर फोकस कर पाना
एक बड़ी चुनौती साबित हो रहा है। इसका भी निदान हमें योग से मिलता है। हम जानते हैं एकाग्रता मानव मन की सबसे बड़ी ताकत है। योग ध्यान के जरिए हमारा ये सामर्थ्य भी निखरता है। मुस्कुराती हुई तस्वीर के साथ कश्मीर भी मुस्कुरा रहा है। ये साफ जाहिर करता है कि बदलती हुई फिजाओं से हर कोई अब जुड़ना चाहता है, देश दुनिया से जुड़ना चाहता है। पीएम मोदी योग प्राणायाम के साथ साथ कर्मयोग पर भी विशेष फोकस करते हैं और कहा भी जाता है कि योगः कर्मसु कौशलम, यानी कर्मों में योग की कुशलता है। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज। तो प्रधानमंत्री मोदी ने श्रीनगर में योग किया। उधर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने रायपुर के साइंस कॉलेज में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके में हिस्सा लिया। इस कार्यक्रम में सीएम विष्णुदेव साय के साथ ही कई मंत्रियों विधायकों ने शिरकत की। योग दिवस पर छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णुदेव साय का क्या कुछ कहना है, वो भी आप सुनिए। आज के दिन योग पर पूरे छत्तीसगढ़ में कार्यक्रम हो रही हैं, चर्चाएं हो रही हैं। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने संयुक्त राष्ट्र संघ को 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मनाने का सुझाव दिया था। योग का अर्थ होता है जोड़ना। योग की प्राचीन परंपरा हम सभी को स्वस्थ जीवन पद्धति से जोड़ती है। योग हमारे मन और मस्तिष्क को आपस में जोड़ता है और एकाकार करता है। योग की प्रक्रिया हमें आध्यात्म और उच्च जीवन मूल्यों से भी जोड़ती है। इस तरह यह गौरवशाली भारतीय परंपरा प्रत्येक व्यक्ति को संस्कारित करती है। इधर मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में भी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने सीएम हाउस में लोगों के साथ योग किया। पहले ये कार्यक्रम लाल परेड ग्राउंड में होना था, लेकिन बारिश के चलते ये कार्यक्रम सीएम हाउस में ही किया गया। तो ये 3 तस्वीरें जहां हम आपको दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने योग किया, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव योग करते हुए नजर आ रहे थे और छत्तीसगढ़ के सीएम ने भी योग किया है। और 3 तस्वीरें आप देख रहे हैं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की, जहां पर प्राणायाम, ताड़ासन और शवासन करते हुए मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव। पहले आज के दिन यशस्वी प्रधानमंत्री ने संयुक्त राष्ट्र संघ में प्रस्ताव रखा, योग से निरोग दुनिया। माननीय प्रधानमंत्री जी के सुझाव से इस प्रकार से सहमति हम सबको जानकारी है। लगभग संयुक्त राष्ट्र संघ के कुछ ही देशों को अगर छोड़ दें तो सभी ने सर्वानुमति से न केवल इस प्रस्ताव को स्वीकार किया, बल्कि योग के माध्यम से भारत की ये उज्जवल, गौरवपूर्ण और गरिमापूर्ण बड़ी छाती से लोगों ने इसको सिर माथे पे लगाया। तुरंत प्रस्ताव पारित हुआ और भारतीय संस्कृति की ध्वजा लहराई। उधर योग दिवस के मौके पर देश ही नहीं विदेश में भी योग दिवस को लेकर लोगों में खासा उत्साह देखने को मिला। तस्वीरें हम आपको दिखाने जा रहे हैं। पहली तस्वीर है न्यूयॉर्क के टाइम स्क्वायर की, जहां पर 10वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया। दूसरी तस्वीर है आईएनएस विक्रमादित्य पर नौसैनिकों का योग करते हुए। तीसरी तस्वीर है लेह से, जहां पर जवानों ने योग किया। वहीं चौथी तस्वीर है ईस्टर्न लद्दाख से, जहां सेना के जवान योग करते हुए नजर आए। और 5वीं और आखिरी बड़ी तस्वीर दिलचस्प है, यहां जवानों के साथ स्निफर डॉग्स ने भी योग किया है। तो आज पूरे देश और दुनिया से योग की तस्वीर आई, लेकिन एक तस्वीर ऐसी आई जिसको लेकर चर्चा भी हुई और लोगों ने इसको लेकर कमेंट भी किए। बात कर रहे हैं केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले का योग करते हुए एक वीडियो जो सोशल मीडिया पर खूब वायरल भी हो रहा है। रामदास अठावले स्लो मोशन में योग करते हुए नजर आ रहे हैं और केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले का ये अनूठा योग, जिसको लेकर लगातार लोग कमेंट भी कर रहे हैं, स्लो मोशन में योग करते हुए, और अपने अक्सर बयानों को लेकर चर्चा में रहते हैं। रामदास अठावले, याद होगा आपको कोविड में गो कोरोना गो का उन्होंने जो नारा दिया था वो भी काफ़ी फेमस हुआ। और आज जब योग दिवस पूरे देश दुनिया में मनाया जा रहा है, ऐसे में रामदास अठावले की ये स्लो मोशन योग करते हुए तस्वीरें ये वायरल हो रही हैं। लोग इस पर प्रतिक्रिया दे रहे हैं, कुछ लोग कमेंट भी कर रहे हैं, मज़े भी ले रहे हैं। लेकिन ख़ास बातें हैं कि जैसे रामदास अठावले का अनूठा अंदाज है
और वही अनोखा अंदाज रामदास अठावले का योग में भी नजर आया है। तस्वीरें आपके सामने जो कि वायरल भी हुई हैं, स्लो मोशन में रामदास अठावले का ये योग। उधर छतरपुर में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर जल में योगा करने की तस्वीर सामने आई है। तालाब के पानी में योगाचार्य और समाज सेवियों ने योग कर फिट रहने का संदेश दिया। जल में ये योग शहर के प्रसिद्ध तालाब प्रताप सागर तालाब में किया गया। पानी में भरे इस तालाब में जब योगाचार्य ने योग के आसनों को किया तो देखने वाले दंग रह गए। तालाब में बैलेंस बनाना, पानी में बैलेंस बनाना अपने आप में हैरान कर देने वाला था, लेकिन ये हुआ क्योंकि निरंतर अभ्यास वही सब कुछ कराता है जिसको लेकर आप सोचते हैं कि ये बड़ा कठिन है। हम लोगों ने जल योगा किया है और जल योगा ये बहुत अच्छा योग है। इसमें जो शरीर में पित्त प्रकोप बढ़ता है शरीर के अंदर, वह पित्त प्रकोप दूर हो जाता है और शरीर हमारा पूरा निरोग हो जाता है। जल में मेडिटेशन भी बहुत अच्छा लगता है। अगर आप जल में योग करते हैं तो शरीर की गर्मी को निकालते हुए और दिमाग बिल्कुल शांत हो जाता है, मन बिल्कुल एकाग्र हो जाता है और हम बहुत अच्छा मेडिटेशन कर सकते हैं जल योगा की। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर मध्य प्रदेश की धार्मिक नगरी शिप्रा नदी के तट पर योग मित्रों ने अलग ही अंदाज के साथ जल योग किया। योग करने से स्वास्थ्य में लाभ होता ही है, योग करने से कई रोग मिटते हैं। इस बीच सीएम डॉक्टर मोहन यादव की बड़ी बहन कलावती यादव भी महाशिवरात्रि के तट पर पहुंची। यहां कलावती यादव ने योग साधकों का स्वागत कर उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं दी। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर मध्य प्रदेश की धार्मिक नगरी मां शिप्रा के तट पर छात्र छात्राओं के द्वारा जल योग किया जा रहा है और योग करने से शारीरिक रोग मिटते हैं, उसी का संदेश पूरे विश्व में उज्जैन से जा रहा है। और इसकी खासियत यहाँ है कि मां शिप्रा तैराक दल के जो छात्र छात्रा है, इसमें 4 साल से लेकर 16 साल तक के जो छोटे छोटे बच्चे हैं योग का संदेश देते हैं। और इसकी तारीफ करने के लिए खुद मध्य प्रदेश सरकार के प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की बहन जो कलावती दीदी है वो यहाँ आई है बच्चों का हौसला अफजाई करने के लिए। हम इनसे भी बात करते हैं। दीदी, मध्य प्रदेश की धार्मिक नगरी शिप्रा में जल योग चल रहा है, क्या कहेंगे? बिल्कुल, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का ये 10वां वर्ष है और आज 10वें योग दिवस की अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की मैं सभी को शुभकामनाएं और बधाई प्रेषित करती हूँ। साथ ही साथ मां शिप्रा तैराक दल के जो योग साधक है वो आज जल में योग साधना कर रहे हैं और छोटे बच्चे उसमें 4.5 साल के बच्चे से लगा के 16 साल तक के बच्चे इस योग साधना को कर रहे हैं। निश्चित रूप से ये हमारे भारत का भविष्य है। बटुकों ने भी उत्साहवर्धन किया है इन छोटे छोटे योग कलाकारों का। और खास बात ये देख सकते हैं यहाँ के लोग भी हैं जो तालियां बजाकर स्वागत सत्कार कर रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर आपने भी स्वागत सत्कार किया है। निश्चित रूप से आज बड़ा जो है हमारा 10वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस हम पूरे देश के अंदर, पूरे विश्व के अंदर मना रहे हैं। और जल के अंदर, शिप्रा के जल के अंदर जो है हमारे योग साधक बच्चे और बच्चियां आज योग कर रहे हैं, ये हम सब के लिए बड़े गौरव की बात है। और ये देख सकते हैं, ये जो छोटी बच्ची है मात्र 6 साल की है, 6 साल की बेटी ने योग का संदेश दिया है। छात्र छात्राओं ने जल योग करके अलग अलग एक संदेश दिया है कि आप अपने मानसिक शारीरिक को रोग को मिटाना है तो योगा करना अवश्य है और योग करेंगे तो आपके सभी दुख दर्द दूर होंगे। मैं सिंह ठाकुर के साथ संतोष कृष्णानी, विस्तार न्यूज, उज्जैन। बढ़ेंगे आगे योग की खबरों से। इतर भी दूसरी खबरें हैं, आपको बताते हैं। बड़ी खबर कटनी से मिल रही है जहां पर कलेक्ट्रेट में एक बड़ी लापरवाही सामने आई है। कटनी से खबर है, कलेक्ट्रेट में बड़ी लापरवाही सामने आई है। इस वक्त की बड़ी जानकारी हम आपको दे रहे हैं। दरअसल जो तस्वीरें आई हैं वो सवाल उठा रही हैं। यहां पर राजस्व विभाग की फाइलें जलाई गई। नोटशीट और फाइलों को जलाने का वीडियो अब सामने आ गया है। कलेक्ट्रेट परिसर में जलाई गई साल 2019 की फाइलें। लेकिन सवाल इस बात को लेकर है कि आखिर इन फाइलों को जलाने का आदेश किसने दिया, किसके कहने पर ये फाइलें जलाई जा रही थी। विस्तार न्यूज पर एक्सक्लूसिव इन तस्वीरों को आप देखिए जहां पर राजस्व के रिकॉर्ड को जलाया गया। और सबसे बड़ी बात यह है कि कैमरा देखकर कर्मचारी भागे हैं। कर्मचारी ही इसको जला रहे थे, तो कर्मचारियों ने ये राजस्व का रिकॉर्ड क्यों जलाया है, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। कटनी से ये खबर जिसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जले हुए कागज, फाइलें, ये रिकॉर्ड, ये बता रहा है कि किस तरह से लापरवाही यहां पर की गई है। लापरवाही की हद है। कर्मचारी कैमरा देखकर भाग गए और अब जब तस्वीरें सामने हैं तो ये आप देखिए कि जो आग धधकती हुई आपको नजर आ रही है, ये राजस्व के रिकॉर्ड से निकली चिंगारी से
आग है क्योंकि यहां पर फाइलें और पेपरों को जला दिया गया। जलाने वाला यहीं का कर्मचारी है, ऐसा दावा किया जा रहा है। और ये देखिए तस्वीरें भी आपके सामने कि राजस्व के रिकॉर्ड को, उनकी फाइलों को आग के, जो आग लगी है वहां पर फेंकते हुए, और कैमरा जैसे ही देखा कर्मचारी वहां से गायब हो गया। तो राजस्व विभाग की फाइलें जलाई गई। अब सवाल इस बात को लेकर है कि आखिर इन फाइलों को जलाने का आदेश किसका है, किसके कहने पर ये फाइलें जलाई गई, और क्या रिकॉर्ड को इस तरह से जलाया जाना गैर कानूनी नहीं है, क्योंकि रिकॉर्ड रखने के लिए ही किया जाता है, और रिकॉर्ड को, कागजात को इस तरह से जलाना अपने आप में गलत है। और जायजा लिया है किस तरह से आग वहां पर लगाई गई थी, फाइलें जलाई जा रही थी। देखिए कटनी कलेक्ट्रेट में किस तरह से राजस्व रिकॉर्डों को लापरवाही पूर्वक जलाया जा रहा है। सीधी तस्वीर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर राजस्व विभाग की ऑर्डर शीट, नोट शीट और पट्टे जो हैं, नोट शीट हैं, वो हैं और जिन्हें जलाया जा रहा है। ये तस्वीर में मैं आपको दिखाना चाहूँगा जूम करके कि किस तरह से आप देख सकते हैं कि ये राजस्व विभाग की नोट शीट है जो सन 2019 की है, इसको लेकर जलाया जा रहा है। ये किस रिकॉर्ड है, कैसे हैं, इसके लिए क्यों जलाया जा रहा है, तमाम चीज़ें जो है वह सवाल खड़े हो रहे हैं। लेकिन किस तरह से जो है कलेक्टेड में जो अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, वह किस तरह से लीपापोती कर रहे हैं, इसको आप देख सकते हैं कि ये पूरी जो फाइलें हैं, तस्वीरों में आप देख सकते हैं ये पूरी फाइलें जो हैं वह लगातार यहाँ पर जो हैं वह जलाई जा रही हैं। इस तरह से फाइलों को जलाना, और बाद में जब फाइलों को मांगा जाएगा तो ये कह दिया जाता है कि नष्ट हो गई है। तो क्या नष्ट हो गई है, तो क्या ऐसे जांच पड़ताल की गई या किसके अधिकारी के निर्देश में जलाया गया? जब यहाँ पर देखा गया तो कोई भी यहाँ पर मौजूद नहीं था। इससे आप समझ सकते हैं किस तरह से बड़ी लापरवाही कलेक्टेड में की जा रही है। यश खरे, विस्तार न्यूज, कटनी। और हमारे साथ इस वक्त यश खरे जुड़ गए हैं जरा जानकारी के लिए। यश, हमने आपकी रिपोर्ट भी देखी, तस्वीरें भी देखी जो आपने हमें भेजी हैं। ये तो सरेआम गैर कानूनी तरीके से रिकॉर्ड को जलाया जा रहा है। अब तस्वीरें सामने आई हैं, क्या शिकायत की गई है, क्या कार्रवाई होगी जिम्मेदारों पर जो ये फाइलें जला रहे हैं? बिल्कुल, लीपापोती सामने आ रही। यश खरे, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए। उम्मीद है कि जब ये खबर देखी गई तो फिर उसके बाद कार्रवाई भी होगी। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव लगातार विभागों की समीक्षा बैठकें कर रहे हैं और इसी क्रम में उन्होंने आज मंत्रालय में उच्च शिक्षा विभाग की बैठक की। बैठक के दौरान उन्होंने विभाग के अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश दिए। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि प्रदेश के सभी जिलों में एक साथ प्रधानमंत्री कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस प्रारंभ होंगे। 1 जुलाई से 55 जिलों में कॉलेज शुरू होंगे। सीएम ने कहा कि एक्सीलेंस कॉलेज जिले का गौरव होगा। एक्सीलेंस कॉलेज से जिले की तहसीलों और जिले के नागरिकों को जोड़ा जाएगा। इसके साथ ही उन्होंने अधिकारियों को रोजगार परक पाठ्यक्रमों के लिए विद्यार्थियों को प्रेरित और प्रोत्साहित करने के निर्देश दिए। उज्जैन में विक्रम यूनिवर्सिटी की फार्मेसी अध्ययनशाला में जबरदस्त हंगामा हुआ। 100 से ज्यादा छात्र छात्राओं ने एबीवीपी के कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर एग्जाम से पहले मेन गेट का ताला तोड़ दिया। विक्रम यूनिवर्सिटी जहां पर छात्र छात्राओं ने केमिस्ट्री के प्रोफेसर पर आरोप लगाए। व्हाट्सएप ग्रुप में नमाज के फायदे बताते हैं प्रोफेसर। प्रदर्शनकारियों ने ये कहा है। हंगामे के बाद कुलपति ने जांच के आदेश दे दिए हैं। संतोष कृष्णानी हमारे साथ जुड़ गए हैं जरा जानकारी के लिए। संतोष, हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। छात्र कह रहे हैं कि प्रोफेसर साहब नमाज के फायदे बताते हैं, पूरी खबर क्या है, बताइए। नमाज पढ़ने के योग गुरु सिखाते हैं और साथ ही धर्म परिवर्तन के लिए हमें बार बार कहा जाता है और साथ ही हिंदू जो छात्र छात्रा है उनको प्रेरित किया जाता है कि आप मुस्लिम बने और उसके कई फायदे आपको हम लोग देंगे। इस तरह के आरोप जो छात्र क्या कार्रवाई हो रही है कृष्णानी, ये बताइए कि अब चूंकि शिकायत की गई है कुछ कार्रवाई होगी इस पर? पूरा मामला गंभीरता से कुलपति के सामने पड़ रहा है और जमकर हंगामा विक्रम इस्लामी ने क्या कहा है, कुलपति का जवाब भी किया। उसी को लेकर कुलपति अखिलेश कुमार पांडे ने पूरे मामले को घटनाक्रम को संज्ञान में लिया है और जल्द से जल्द पूरी जांच कमेटी को पूरा मामला सौंपा गया और 15 दिन के अंदर पूरी जांच रिपोर्ट सौंपी। तो उसके बाद अखिलेश कुमार ने ये भी कहा है कि जो प्रोफेसर के ऊपर जिस प्रकार गंभीर आरोप लग रहे हैं उनके ऊपर एक्शन लिया जाएगा और उन्हें बाहर किया जाएगा। बिल्कुल, लेकिन संतोष ये कार्रवाई तो होगी, ये जांच में जो भी तथ्य निकलकर सामने आएंगे, लेकिन जो एबीवीपी के छात्रों का कहना है कि नमाज के फायदे बताए गए, हिंदू छात्र छात्राओं को टारगेट किया जाता है, जिसके बाद हंगामा करना पड़ा मजबूरी में।
और हमारे साथ इस वक्त यूनिवर्सिटी के कुलपति अखिलेश कुमार पांडे जी जुड़ गए हैं। सर, स्वागत आपका विस्तार न्यूज में। और खबर हम ये दिखा रहे हैं कि नमाज के फायदे बताए जा रहे एक प्रोफेसर के द्वारा, जिसके बाद एबीवीपी के छात्रों ने हंगामा किया है। आपने भी जांच के आदेश दिए हैं। आपके संज्ञान में मामला आया था पहले? ये आज जो है फार्मेसी में मुझे जैसे खबर लगी, मैं फार्मेसी डिपार्टमेंट पहुंचा जी, और वहां पे छात्रों ने 2 आरोप लगाए। एक तो व्हाट्सएप ग्रुप एक हमारे अतिथि विद्वान ने क्रिएट किया है, जिसमें कुछ दूसरे रिलीजन के बच्चों का नंबर वगैरह जोड़ा हुआ है जी। तो और दूसरा है, एक वहाँ पे बच्चों की शिकायत है कि वो वर्ग विशेष के बच्चों को बहुत कम नंबर वैल्यूएशन वगैरह में देते हैं। ये 2 मुख्य जो है शिकायतें थी। और व्हाट्सएप ग्रुप में सर अनीस शेख जो नाम आ रहा है, ये परमानेंट प्रोफेसर हैं या अतिथि हैं? क्या हैं? अतिथि विद्वान। अतिथि विद्वान है। तो अब क्या कुछ कार्रवाई होगी? तो अभी बच्चों ने अभी डायरेक्टर के पास शायद लिखित में दिया है उन्होंने, मैं बुलवाया हूँ। अभी तक हमारे पास लिखित में और अभी 15 दिन के लिए उनको डिपार्टमेंट से अभी प्रिलिमिनरी जब तक जांच नहीं होती है जी, तब तक अभी डायरेक्टर को मैंने को डिपार्टमेंट से बाहर कर दीजिए। और उसी दौरान अभी मैं बना रहा हूँ, बच्चे लिख के दे रहे हैं। क्या इससे पहले भी कोई इस तरह के मामले सामने आए हैं सर? ये इसलिए जान रहा हूं क्योंकि बच्चों के भविष्य और उनके मस्तिष्क में अगर इस तरह की जहर घोलने की कोशिश की जाएगी तो ये उसके ठीक नहीं है। लेकिन ये गलत है, लेकिन थोड़ा सा कोई एक्शन लेने के पहले इसका पूरा वेरिफिकेशन कराना बिल्कुल बिल्कुल तथ्य है, जांच कराइए जरूर, क्योंकि बगैर जांच की कोई कार्रवाई भी नहीं होनी चाहिए। शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए अखिलेश कुमार पांडे जी, धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। संतोष, आपका भी शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी देने के लिए। और आज वर्ल्ड म्यूजिक डे भी है। योगा डे सुबह मनाया गया, म्यूजिक डे मनाया जा रहा है। इंदौर से तस्वीरें सामने आई जहां पर आज से लेकर कल तक म्यूजिक डे मनाया जाएगा। तस्वीर देखिए। आज पूरी दुनिया में योग दिवस ही नहीं बल्कि विश्व संगीत दिवस भी मनाया जा रहा है। वर्ल्ड म्यूजिक डे के अवसर पर इंदौर के ऐतिहासिक कृष्णपुरा छतरियों पर कार्यक्रम किया जा रहा है। ये कार्यक्रम शुक्रवार सुबह 6 बजे से शुरू हुआ है, जो कल यानी कि शनिवार सुबह 6 बजे तक लगातार चलता रहेगा। इस कार्यक्रम में इंदौर और आसपास के शहर के कलाकारों को मंच दिया जाता है ताकि वो अपनी प्रस्तुति यहां दे सकें। इंदौर के कृष्णपुरा छतरियों पर पिछले 25 साल से वर्ल्ड म्यूजिक डे का सेलिब्रेशन किया जाता है। इस आयोजन के सूत्रधार नगरीय विकास, आवास एवं संसदीय कार्य मंत्री कैलाश विजयवर्गीय हैं। जब वो पहली बार इंदौर के महापौर बने थे, तब से उन्होंने शहर में वर्ल्ड म्यूजिक डे के अवसर पर 24 घंटे के लिए म्यूजिकल कार्यक्रम का आयोजन करने के निर्देश दिए थे। पिछले 25 वर्ष से ये कार्यक्रम हो रहा है। हमारे को ये प्रेरणा विजयते प्रेरणा मेरे आदरणीय सम्मानी श्री कैलाश विजयवर्गीय जी ने दी कि जब भी संगीत दिवस आए तो आपको जाकर जो लोग संगीत दिवस कराते हैं उनकी पूरी तरीके से मदद करना है। तो वास्तव में ये संगीत का रस है। 5 म्यूजिशियन हो तो 24 घंटे लगातार बजाते हैं। बाकी उनके साथ भी इंदौर के सारे म्यूजिशियन 1-1 घंटा 1.5 घंटा हाजिरी देते हैं और वो अपना गाना बजाना करके फिर जब भी समय मिलता है फिर रात को भी आते हैं। तो ये एक संगीत का एक अनुष्ठान हो गया है वर्ल्ड म्यूजिक डे। सब श्रोता कलाकार इस दिन की राह देखते हैं कि छतरी पर एक आयोजन होगा और हम उसमें सम्मिलित होंगे। तो वर्ल्ड म्यूजिक डे जिसको लेकर कार्यक्रम किया जा रहा है और इंदौर में ये कार्यक्रम चल रहा है, लोग खुश भी हो रहे हैं। फिलहाल न्यूज अपडेट में इतना ही। छोटा सा ब्रेक, खबरें लगातार जारी है, देखते रहिए विस्तार न्यूज।